कि पहले चीन और भारत पड़ोसी नहीं थे। उस वक्त नेहरू चीन को एक फ्रेंडली नेशन के रूप में देखते थे। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उस दौर में काफी फेमस हुआ था, लेकिन अब दोस्ती की जगह बॉर्डर पर टेंशन ने ले ली थी। माओ जेडोंग लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और नेपाल, इन सभी को 1956 में चीन ने शिनजियांग से तिब्बत तक खास रोड बनाना शुरू किया। चीन ने बिना कोई वार्निंग दिए ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों इलाकों पर एक साथ हमला किया, और इस हमले के साथ ही जवाहरलाल नेहरू का पंचशील का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया। इसीलिए रेजांगला को सिक्योर करना उस वक्त काफी इम्पोर्टेंट था। इस कंपनी में सिर्फ 120 जवान थे। भारतीय सैनिकों के पास वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने की .303 राइफल थी। जब उनका शव मिला, उनके एक हाथ में मॉर्फिन की सिरिंज और दूसरे हाथ में रोल बैंडेज था। चीनी सैनिकों ने उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया। इस युद्ध में चीनी सेना के 1300 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए। वो पीन निकलते उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। लद्दाख के बर्फीले पहाड़ों में 16,500 फीट की ऊंचाई पर एक पथरीला पास है जिसका नाम है रेजांगला, जहां साल 1962 में चीन ने कब्जा कर लिया। लेकिन रेजांगला के युद्ध को समझने से पहले हमें उसका बैकग्राउंड समझना होगा। इस युद्ध की कहानी शुरू होती है उस दौर से जब भारत एक नए फ्यूचर की ओर आगे बढ़ रहा था। भारत आजादी के बाद एक नए दौर में जा रहा था। उस वक्त हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि दुनिया में शांति हो और सभी देश एक दूसरे के साथ मिलकर चले। उनकी फॉरेन पॉलिसी थी नॉन अलाइनमेंट, यानी किसी भी सैन्य गुट में शामिल न होकर भारत अपनी एक अलग पहचान बनाए रखे। उस वक्त नेहरू चीन को एक फ्रेंडली नेशन के रूप में देखते थे, और हिंदी चीनी भाई भाई का नारा उस दौर में काफी फेमस हुआ था। हिंदी चीनी भाई भाई, हिंदी चीनी भाई भाई। वो चाहते थे कि भारत और चीन एशिया के दो बड़े देश मिलकर शांति और तरक्की का रास्ता अपनाएं। लेकिन ये कहानी इतनी भी आसान नहीं थी। आपको शायद ही पता होगा कि पहले चीन और भारत पड़ोसी नहीं थे। इन दोनों देशों के बीच एक और देश था, और वो था तिब्बत। तिब्बत भारत और चीन के बीच एक जियोग्राफिकल बफर जोन था। तिब्बत की अपनी एक खास संस्कृति और अपनी एक आध्यात्मिक पहचान थी, और उनके सेंटर में थे दलाई लामा। साल 1950 में चीन ने तिब्बत पर हमला किया और 1951 तक तिब्बत को पूरी तरह अपने कंट्रोल में ले लिया। इस घटना के बाद भारत और चीन सीधे पड़ोसी बने, लेकिन अब दोस्ती की जगह बॉर्डर पर टेंशन ने ले ली थी। चीन का तिब्बत पर कब्जा उसकी विस्तारवादी सोच का पहला इंडिकेशन था। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन माओ जेडोंग एक एम्बिशियस विजन रखते थे, जिसे पाम एंड 5 फिंगर्स थ्योरी कहा जाता था। इसमें तिब्बत को हथेली और लद्दाख, नेपाल, सिक्किम, भूटान और नेपाल, यानी कि जो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, जो आज का अरुणाचल प्रदेश है, इन सभी को 5 उंगलियां बताया गया था, जिसे चीन अपना पार्ट मानता था। चीन की इस विस्तारवादी सोच के बावजूद भारत ने शांति बनाए रखने की कोशिश की। 29 अप्रैल 1954 को भारत और चीन ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसे पंचशील या पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के 5 सिद्धांत कहा गया। इस पंचशील सिद्धांत में आपसी सम्मान, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, एक दूसरे पर हमला ना करना और एक दूसरे के अंदरूनी मामलों में दखल ना देना जैसी बातें शामिल थी। भारत को लगा कि यह शांति की दिशा में एक बड़ा कदम है, लेकिन चीन के इरादे कुछ और ही थे। चीन की मंशाओं का असर तिब्बत में साफ दिखने लगा था। तिब्बत पर कब्जे के बाद वहां के लोग चुप नहीं रहे। तिब्बती लोगों ने चीनी शासन का भारी विरोध करना शुरू किया। इस विरोध को दबाने के लिए चीन ने दलाई लामा पर प्रेशर बनाना शुरू किया। दलाई लामा, जो तिब्बती लोगों के लिए एक रिलीजियस लीडर और उनके सबसे बड़े नेता थे। चीन ने दलाई लामा की धार्मिक और राजनीतिक ताकत को धीरे धीरे कमजोर करने की कोशिश शुरू की। उनकी रिलीजियस फ्रीडम को छीन लिया गया और तिब्बती कल्चर को दबाने की कोशिश की गई। इन मुश्किल हालातों के बीच 17 मार्च 1959 को दलाई लामा को तिब्बत के ल्हासा से सीक्रेटली निकलना पड़ा, और एक लंबे सफर और जोखिम भरे ट्रैवल के बाद दलाई लामा और उनका ग्रुप 31 मार्च 1959 को भारत पहुंचे। भारत ने इंसानियत के नाते उन्हें शरण दी, लेकिन चीन ने इसे अपने अंदरूनी मामलों में दखल और चीन की संप्रभुता का उल्लंघन बताया। चीन ने भारत पर दलाई लामा को भड़काने और तिब्बती विद्रोह को बढ़ावा देने का आरोप लगाया, जिससे दोनों देशों के रिश्ते और भी बिगड़ गए। इस बढ़ते तनाव ने अब बॉर्डर पर एक नया झगड़ा शुरू किया। चीन ने चुपके से भारत की जमीन पर नजर रखनी शुरू की। 1956 में चीन ने शिनजियांग से तिब्बत तक एक खास रोड बनाना शुरू किया, जो अक्साई चीन से होकर गुजरती थी। अक्साई चीन लद्दाख का एक इनएक्सेसिबल लेकिन स्ट्रेटेजिकली एक इम्पोर्टेंट एरिया है, जिस पर अब चीन का कब्जा है।
1956 में चीन ने कई नक्शे जारी किए और चीन के जारी किए इन नक्शों में आज का जो अक्साई चीन और मैकमोहन लाइन के साउथ डायरेक्शन का एक बड़े हिस्से को चीन का एरिया दिखाया गया था। भारत ने इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया और चीन से कहा कि अक्साई चीन से हटे तभी बॉर्डर डिस्प्यूट पर कोई बात हो सकती है। जब चीन ने भारतीय एरियाज को खाली करने से इनकार कर दिया और अपनी घुसपैठ और बढ़ा दी तो भारतीय सेना ने भी जवाब में बॉर्डर पर अपनी चौकियां बढ़ानी शुरू की। इस जवाबी कार्यवाही में भारत ने एक नई स्ट्रेटेजी अपनाई जिसे फॉरवर्ड पॉलिसी कहा गया। इस पॉलिसी का मकसद था कि भारत चीन सीमा पर खासकर अक्साई चीन और उसके आसपास के एरिया में भारतीय चौकियां बनाकर चीनी घुसपैठ को रोका जाए। नेहरू सरकार को लगता था कि चीन इन चौकियों पर हमला नहीं करेगा, लेकिन यह नीति एक बड़ा जोखिम साबित हुई। इस फॉरवर्ड पॉलिसी के जवाब में चीन ने अपनी मिलिट्री स्ट्रेंथ को और बढ़ाया। चीन ने बॉर्डर पर एक बड़ा रोड नेटवर्क बनाना शुरू किया और अपनी मिलिट्री पोजीशन को और भी मजबूत किया। 13 अप्रैल 1962 से चीन ने पूरे बॉर्डर पर पेट्रोलिंग बढ़ाना शुरू किया। जुलाई 1962 में चीनी फौज ने गलवान घाटी में एक भारतीय चौकी को घेर लिया और पेंगोंग झील में भी कई छोटी मोटी लड़ाइयाँ हुई। ये छोटी छोटी झड़पें ही एक बड़े युद्ध की आहट थी। 1962 के शुरुआती महीनों में चीन ने इंडियन बॉर्डर पर हेवी मिलिट्री एक्शन शुरू किया, लेकिन अब तक चीनी सेना ने ईस्टर्न सेक्टर की जो ट्रेडिशनल वाटरशेड रिज है उसे पार नहीं किया था। ये रिज भारत और चीन के बीच एक नेचुरल बॉर्डर थी, लेकिन 8 सितंबर 1962 को चीनी सेना ने नेफा यानी कि जो आज का अरुणाचल प्रदेश है वहाँ के नॉर्थ वेस्ट साइड में इंडियन बॉर्डर के अंदर तक घुसपैठ की। भारत ने बार बार कहा कि दोनों देशों की आर्मी डिस्प्यूटेड बॉर्डर से पीछे हटे ताकि इस मसले को बातचीत से हल किया जा सके। भारत ने तो शांति दिखाने के लिए अक्साई चीन में जो चीन ने रोड बनाया था उसे चीनी नागरिकों के लिए भी खोलने की इजाजत दे दी, लेकिन चीन ने भारत के इस प्रस्ताव को पूरी तरह से नजरअंदाज किया। इन नाकाम कोशिशों के बाद 20 अक्टूबर 1962 को चीन ने बिना कोई वार्निंग दिए इंडिया चाइना बॉर्डर पर ईस्टर्न और वेस्टर्न दोनों इलाकों पर एक साथ हमला किया और इस हमले के साथ ही जवाहरलाल नेहरू का पंचशील का जो सपना था वो चकनाचूर हो गया और एक बड़ा युद्ध शुरू हो चुका था। युद्ध का पहला दौर 20 से 28 अक्टूबर तक चला। इस दौरान वेस्टर्न सेक्टर में चीनी सेना ने कैलाश रेंज पर कब्जा कर लिया जो इंडस रिवर वैली के वेस्टर्न साइड पर थी। इस इलाके में सभी 7 भारतीय चौकियां तबाह हो गई और न्यू डैम चौक पर चीन ने कब्जा कर लिया। 24 अक्टूबर 1962 को चीनी हमले के 4 दिन बाद चीन ने एक प्रस्ताव रखा कि दोनों देश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को माने और अपनी अपनी आर्मी को इस लाइन से 20 किलोमीटर तक पीछे हटाएं। लेकिन भारत ने इस लाइन को मानने से इनकार कर दिया क्योंकि ये चीन के उन दावों पर आधारित थी जिसमें अक्साई चीन और अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से को चीन का पार्ट बताया गया था। क्योंकि भारत इसे अपनी जमीन मानता था और इस लाइन को मानना मतलब अपनी जमीन को छोड़ने जैसा था, इसीलिए भारत को यह ऑफर सरेंडर करने जैसा लगा और भारत ने इसे ठुकरा दिया। नतीजन चीन ने अपने हमले जारी रखे और नेफा और लद्दाख के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया। इस दौरान पश्चिमी इलाके में 29 अक्टूबर से 17 नवंबर 1962 तक चीनी हमले कुछ समय के लिए रुके हुए थे। इस दौरान भारतीय फौज ने लेह की सिक्योरिटी को बेहतर किया और चुशुल इलाके में अपनी सिक्योरिटी को और भी स्ट्रॉन्ग किया। और यहीं से शुरू होता है इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़। नवंबर 1962 में 13th कुमाऊं रेजिमेंट को पूर्वी लद्दाख के चुशुल इलाके में मगर हिल और रेजांगला पर तैनात किया गया। ये रेजिमेंट ब्रिगेडियर टी एन रैना जो बाद में जनरल बने उनकी अनुयायी वाली 114 इन्फेंट्री ब्रिगेड का हिस्सा थी। अब यहाँ हमें रेजांगला का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस समझना काफी जरूरी है। रेजांगला 16,500 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर बर्फ से ढका एक पथरीला पहाड़ी रास्ता है और यहाँ पर जो भारतीय चौकी थी इसका सबसे इम्पोर्टेंट टास्क चुशुल एयरफील्ड को डिफेंस करना था। चुशुल एयरफील्ड लद्दाख के लिए एक लाइफलाइन थी जहाँ से सोल्जर्स और सप्लाई भेजी जा सकती थी। अगर उस वक्त रेजांगला चीन के हाथ में लग जाता तो चीन के लिए चुशुल हवाई पट्टी पर कब्जा करना आसान हो जाता और पूरा लद्दाख एरिया चीनी सेना के लिए खुला हो जाता। इसीलिए रेजांगला को सिक्योर करना उस वक्त काफी इम्पोर्टेंट था। रेजांगला की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी 13th कुमाऊं की चार्ली कंपनी या उसे सी कंपनी भी कहा जाता था उनको दी गई थी, जिसे मेजर शैतान सिंह लीड कर रहे थे। इस कंपनी में सिर्फ 120 जवान थे जो ज्यादातर हरियाणा और राजस्थान की अहिर कम्युनिटी से थे। ये कम्युनिटी अपनी वीरता और देशभक्ति के लिए जानी जाती है। रेजांगला पर 2 मजबूत चौकियों की जिम्मेदारी एक प्लाटून को दी गई थी, जबकि कंपनी का हेडक्वार्टर और तीसरी प्लाटून दोनों चौकियों के बीच
5150 फीट की हाइट पर था। सी कंपनी के पास कुछ मोटार, मशीन गन और रॉकेट लॉन्चर थे, लेकिन नंबर में वो चीनी फौज के सामने काफी कम थे। और बात सिर्फ सैनिकों के नंबर्स की ही नहीं थी, हथियार में भी जमीन आसमान का फर्क था। चीनी फौज के पास नए और मॉडर्न इक्विपमेंट थे, जबकि हमारे जवान पुराने सेकंड वर्ल्ड वॉर के हथियारों से लड़ रहे थे। उस वक्त हमारे सोल्जर्स को हाई माउंटेन में लड़ने का ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं था। ऊपर से उनके पास ठंड से बचने के लिए सही कपड़े और सामान भी नहीं थे, जिससे बर्फीले मौसम में टिकना और भी मुश्किल हो रहा था। हमारे सोल्जर्स के पास सिर्फ मोटार और छोटी मशीन गन थी, जो 1800 मीटर से ज्यादा की ऊंचाई पर बेकार थी और पहाड़ों के पीछे छिपे दुश्मन पर कोई असर नहीं कर पाती थी। दूसरी तरफ चीनी फौज के पास लाइट वेट मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर और 75 mm की खास राइफलें थी, जो भारतीय बंकरों को आसानी से तोड़ सकती थी। ये सारी मुश्किलें हमारे सोल्जर्स के सामने एक पहाड़ की तरह खड़ी थी। 17 नवंबर 1962 को हमले का पहला दौर शुरू हुआ। चीनी फौज रेंकियोंग के पास अपने ठिकानों से नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के रास्तों से आगे बढ़ रही थी। उनकी मंशा साफ थी, अपनी ज्यादा तादाद का फायदा उठाकर भारतीय चौकियों को चारों तरफ से घेरना और उन्हें तोड़ देना। लेकिन सी कंपनी की पेट्रोल टीम ने देर रात चीनी फौज को उनके फॉरवर्ड असेंबली एरिया पर देख लिया। पेट्रोल टीम ने तुरंत इसकी जानकारी चौकियों तक पहुंचाई। ये खबर मिलते ही सारे सोल्जर्स ने अपनी पोजीशन ले ली। इसके बाद 18 नवंबर 1962 के सुबह करीब 5 बजे रेजांगला की बर्फीली चोटियों पर चीनी सेना ने ह्यूमन वेव टेक्निक के साथ पहला अटैक किया। इस टेक्निक में बड़ी संख्या में सोल्जर्स एक साथ लहरों की तरह हमला करते हैं। इस टेक्निक का मेन पर्पस ज्यादा सैनिकों की संख्या का फायदा उठाकर एनिमी की डिफेंस लाइन को तोड़ देना या उसे थकाकर कमजोर कर देना है। लेकिन 13th कुमाऊं की सी कंपनी, जिसमें सिर्फ 120 जवान थे, वो इन सोल्जर वेव का डटकर मुकाबला करने के लिए तैयार थे। भयंकर ठंड, -20 से 30 डिग्री तक का तापमान, ऑक्सीजन की कमी और पुराने हथियारों के बावजूद भारतीय जवान अडिग रहे। जैसे ही चीनी सैनिक नालों के रास्ते ऊपर चढ़े, भारतीय जवानों ने लाइट मशीन गन, राइफल और मोटार से हमला शुरू किया। इस पहले हमले में चीनी सेना को भारी नुकसान हुआ। कई चीनी सोल्जर्स मारे गए और बाकियों को पीछे हटना पड़ा। लेकिन चीनी सेना ने सुबह करीब 5:40 पर हेवी आर्टिलरी बॉम्बिंग शुरू की। 132 mm रॉकेट, 120 mm भारी मोटार और 75 mm राइफल भारतीय बंकरों को निशाना बना रही थी। इसके बाद चीनी सैनिकों ने नॉर्थ और साउथ दोनों डायरेक्शन से दूसरा अटैक किया। लड़ाई अब और भी खतरनाक हो गई थी। मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में भारतीय सैनिकों ने अपनी पोजीशन को मजबूती से संभाले रखा। मेजर शैतान सिंह एक चौकी से दूसरी चौकी तक दौड़ रहे थे और अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। चीनियों ने सदर्न डायरेक्शन से जो हमला किया था, वहां पर चीनी सैनिक बार बार रुक रहे थे, क्योंकि भारतीय जवानों ने उनकी हर लहर को तोड़ दिया था। इस दौरान चीनी कंपनी का जो कमांडर था, वो भी मारा गया, जो भारतीय सैनिकों के लिए एक बड़ी स्ट्रेटेजिक जीत थी। इस चीज के चलते चीनी सेना को मजबूरन अपनी रिजर्व सोल्जर्स को बुलाना पड़ा। इस बार भी चीनी सैनिकों को सी कंपनी की 7th और 8th प्लेटून ने भारी नुकसान पहुंचाया, लेकिन चीनी सैनिकों की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वो बार बार अटैक करते रहे। इस शुरुआती रेजिस्टेंस में भारतीय जवानों ने न सिर्फ अपनी चौकियों को बचाया, बल्कि चीनी सेना की स्ट्रेटेजी को भी कमजोर कर दिया। और ये सब सिर्फ 120 जवान कर रहे थे, जबकि उनके सामने 3 से 4 हजार चीनी सैनिकों की फौज थी। अपने पहले 2 हमलों की करारी शिकस्त के बाद चीनी सेना ने रेजांगला को हेवी आर्टिलरी और हाई इंटेंसिटी मोटार से निशाना बनाया। सुबह करीब 6:30 बजे के आसपास चीनी सैनिकों ने रिकॉललेस गन से भारतीय चौकियों पर हेवी फायरिंग शुरू की। इस हेवी बॉम्बार्डमेंट ने कई भारतीय बंकरों को तोड़ दिया और इस वजह से भारतीय फौज का जो रेडियो सेट था वो टूट गया और टेलीफोन लाइन भी कट गई थी, जिससे बटालियन का हेडक्वार्टर से कम्युनिकेशन टूट गया। 13th कुमाऊं की सी कंपनी अब पूरी तरह से अकेली थी। अब कोई भी रीइंफोर्समेंट उन तक नहीं पहुंचने वाला था। दूसरी ओर कवर फायर की आड़ में चीनी सेना ने तीसरी लहर में एक साथ 7th और 8th प्लेटून दोनों पर अटैक किया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने लाइट मशीन गन, .303 राइफल और बचे हुए मोटार से इतनी हेवी सेलिंग की कि चीनी सैनिकों को फिर से पीछे हटने को मजबूर होना पड़ा। सी कंपनी के नायक गुलाब सिंह ने अपनी प्लाटून को बचाने के लिए चीनी सैनिकों पर कई ग्रेनेड से हमला किया। नायक गुलाब सिंह और 8th प्लेटून के नायक हुकुम चंद की एक्यूरेट फायरिंग ने चीनी सैनिकों को भारी नुकसान पहुंचाया। इसके बाद चीनी सेना ने स्ट्रेटेजी बदली
सुबह 7 बजे के करीब उन्होंने वेस्ट साइड से नाइट प्लाटून पर चौथा हमला शुरू किया। अब 3000 चीनी सैनिकों के मुकाबले सिर्फ 120 भारतीय जवान थे और उनमें से भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे। चीनी सैनिकों की ऑटोमेटिक राइफल की फायर पावर और भी हेवी हो रही थी। दूसरी तरफ भारतीय सैनिकों के पास वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने की .303 राइफल थी, जिन्हें हर शॉट के बाद लोड करना पड़ता था, जबकि चीनी सैनिकों के पास मॉडर्न सेल्फ लोडेड राइफल्स थी। फिर भी मेजर शैतान सिंह और उनकी टीम ने हार नहीं मानी। सीरियसली इंजर्ड होने के बावजूद भी मेजर शैतान सिंह एक बंकर से दूसरे बंकर तक रेंगते हुए अपने जवानों का हौसला बढ़ा रहे थे। उनके हाथ और पेट में कई गोलियां लगी थी, लेकिन उन्होंने दर्द की परवाह न करते हुए हर जवान को लास्ट मैन लास्ट राउंड तक लड़ने के लिए इंस्पायर किया। जब 2 सैनिक उन्हें सुरक्षित स्थान पर ले जाने की कोशिश करने लगे तो मेजर ने उन्हें वापस लड़ने का आदेश दिया और खुद एक चट्टान के पीछे लेट गए, जहां से बाद में उनका शव मिला। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ रही थी, भारतीय सैनिकों की गोलियां अब खत्म हो चुकी थी, लेकिन उनकी जंग अभी भी जारी थी। अब ये सारे भारतीय जवान खाली बंदूकें हाथ में लिए संगीन और हाथों से चीनी सैनिकों पर टूट पड़े और हैंड टू हैंड कॉम्बैट शुरू किया। अब यहाँ मैं संगीन के बारे में बता दूं, संगीन कुछ इस तरह का दिखने वाला एक राइफल में लगा हुआ एक तरह का नाइफ होता है। 8 प्लेटून के नायक सिंहराम ने हैंड टू हैंड बैटल में कई चीनी सैनिकों को मार डाला। चीनी सैनिकों ने उनकी वीरता को सम्मान देते हुए उनके सिर के पास एक संगीन डालकर हेलमेट रखा और एक नोट छोड़ा, जो उनकी वीरता को दिखाता है, जिसे दुश्मनों ने भी माना था। मेडिकल ऑर्डरली सिपाही धर्मपाल दहिया, जो हर एक बंकर में घायल जवानों की मदद के लिए दौड़ रहे थे, वो आखिरी पल तक अपनी ड्यूटी पर डटे रहे। जब उनका शव मिला, उनके एक हाथ में मॉर्फिन की सिरिंज और दूसरे हाथ में रोल बैंडेज था, जो ये दिखाता है कि वो अपनी अंतिम सांस तक अपने साथियों को बचाने में डटे हुए थे। इस दौरान 9 प्लेटून के जमादार रामचंद्र ने अपनी पूरी प्लाटून के खत्म होने के बाद भी अकेले मोर्चा संभाला। चीनी सैनिकों ने उन्हें मरा हुआ समझकर छोड़ दिया, लेकिन वो बेहोश थे और जिंदा बच गए थे, जिन्होंने इस युद्ध की पूरी बातें आगे चलकर बताई। 18 नवंबर 1962 की रात जब रेजांगला पर युद्ध रुका, तो उस समय रात के करीब 10 बजे थे। चीनी सेना, जो अपनी ज्यादा तादाद और आधुनिक हथियारों के दम पर चुशुल तक पहुंचने की फिराक में थी, आखिरकार उसे रेजांगला पर रुकना पड़ा। 13th कुमाऊं की चार्ली कंपनी के 120 बहादुर जवानों ने मेजर शैतान सिंह के नेतृत्व में एक ऐसी शौर्य गाथा लिखी जिसने न सिर्फ चीनी सेना की बढ़त को रोका, बल्कि चुशुल एयरफील्ड को भी बचाया। कई सोर्सेज के मुताबिक इस युद्ध में चीनी सेना के 1300 से ज्यादा सोल्जर्स मारे गए। हालांकि ये फिगर्स एक्यूरेट नहीं है, कहीं अलग अलग जगह पर इसे अलग अलग बताया गया है, लेकिन ज्यादातर जगहों पर 1300 बताया गया है। हालांकि इस युद्ध के दौरान भारत ने भी अपने 114 जाबाज जवानों को खो दिया था। इस भयंकर लड़ाई के बाद -20 से 30 डिग्री तक के तापमान में इन बहादुर सैनिकों के शव कई महीनों तक बर्फ में दबे रहे। जब फरवरी में बर्फ पिघलना शुरू हुई, तो उनके शव उसी पोजीशन में पाए गए जिस तरह वो दुश्मनों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे। कईयों के हाथ में खाली राइफल और संगीनें थी, कुछ गोलियां चलाने की पोजीशन में थे, तो कुछ के हाथों में ग्रेनेड थे, जिसकी पिन वैसी की वैसी ही थी, मानो वो पिन निकलते उससे पहले ही उनकी मौत हो गई। ये उन जवानों के अटूट जज्बे और संकल्प का प्रमाण था कि उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक अपने बंकरों और अपनी पोस्ट को नहीं छोड़ा था। चार्ली कंपनी की इस बहादुरी ने न सिर्फ चुशुल एयरफील्ड को सिक्योर किया, बल्कि चीनी सेना का मनोबल भी तोड़ दिया। इन बलिदानों की गूंज इतनी गहरी थी कि मेजर शैतान सिंह को मरणोपरांत परमवीर चक्र और चार्ली कंपनी के 5 अन्य जवान, नायक गुलाब सिंह, नायक हुकमचंद, सिपाही धर्मपाल दहिया, लांस नायक रामकुमार और लांस नायक सिंहराम को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। रेजांगला की यह लड़ाई आज भी भारतीय सेना की सबसे गौरवशाली लड़ाइयों में से एक है, जो हमें सिखाती है कि साहस और बलिदान से मुश्किल लड़ाई भी जीती जा सकती है। इन बहादुरों के बलिदान को याद करने के लिए चुशुल के मैदानों में भारत चीन बॉर्डर पर ही एक स्मारक बनाया गया है। यह स्मारक आज भी 13th कुमाऊं रेजिमेंट की चार्ली कंपनी के उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देता है, जिन्होंने 18 नवंबर 1962 को रेजांगला और कैलाश रेंज में अपने इलाकों की रक्षा करते हुए वीर गति प्राप्त की थी। हर साल रेवाड़ी में अहिर कम्युनिटी रेजांगला डे सेलिब्रेट करती है। रेजांगला की लड़ाई सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं थी, यह भारतीय सेना के बलिदान की एक मार्मिक कहानी है। 1962 का युद्ध भारत के लिए एक कड़वी सीख थी, जिसने हमें अपनी डिफेंस प्रिपरेशन को और भी स्ट्रॉन्ग करने की प्रेरणा दी। रेजांगला की वीरता आज भी रेलिवेंट है, क्योंकि साल 2020 में गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों ने उसी साहस से चीनी सेना का मुकाबला किया था।
रेजांगला के जवानों ने यह भी साबित कर दिया कि भारतीय सैनिक किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, चाहे सिचुएशन कितनी ही डिफिकल्ट क्यों ना हो। यह हकीकत हमें हमेशा याद दिलाती रहेगी कि हमारी फ्रीडम और सिक्योरिटी उन बहादुर जवानों के बलिदान की देन है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से देश की सेवा की और देश के लिए अपने प्राणों की भी परवाह नहीं की। चार्ली कंपनी की इसी वीरता को दिखाने के लिए इस कंपनी को फिर से संगठित किया गया और उसे रेजांग ला कंपनी नाम दिया गया है।